हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रबंध और प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने जो भाग 1 था उसमें प्रबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था। इस वीडियो में भी हम आगे के जो और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके आदर्श उत्तरों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न रहेगा निर्देशन के घटक या तकनीकें। निर्देशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि निर्देशन जो होता है वो बहुत से कार्यों का समूह होता है, यानी एक से अधिक प्रकार के कार्य उसमें किए जाते हैं। जैसे ये हम देख सकते हैं 7 नंबर पॉइंट पे, आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन, नेतृत्व, अभिप्रेरण, पर्यवेक्षण। इस प्रकार से निर्देशन बहुत से कार्यों का एक समूह है। तो निर्देशन के अंतर्गत हम उसके घटक यानी उसमें कौन कौन से कार्य शामिल किए जाते हैं उनको ही हम निर्देशन की तकनीकें भी कहते हैं। तो निर्देशन कार्य अनेक क्रियाओं या घटकों का सामूहिक नाम है। अब कौन कौन से इसमें कार्य है वो हम देख सकते हैं। पहला है आदेश निर्देश। ये अधिकारियों से अधीनस्थों की ओर प्रवाहित होते हैं जो कार्य करने, कार्य को रोकने, कार्य में संशोधन करने या विधि बदलने आदि से संबंधित हो सकते हैं। तो आदेश निर्देश जो होते हैं ऊपर से नीचे चलते हैं, अधिकारियों से अधीनस्थों की तरफ जाते हैं जो काम करने या काम को रोकने, काम में संशोधन करने या कोई विधि चेंज करने से संबंधित हो सकते हैं। दूसरा होता है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण जो होता है, एक जो पद सोपान हम पढ़ते हैं उसमें एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख करता है सत्ता के उपयोग से। तो सत्ता के उपयोग से उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख करना ही पर्यवेक्षण कहलाता है। जैसे ए एक अधिकारी है और ए के नीचे बी और सी काम कर रहे हैं, तो ए द्वारा बी और सी के कार्यों की देखरेख करना ही सुपरविजन कहलाता है। इसके अलावा नेतृत्व के और भी कुछ कंपोनेंट्स है जिसमें नेतृत्व, अभिप्रेरण और संप्रेषण, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं इनकी परिभाषाएं। तो आप यहाँ पर इनकी परिभाषाएं जो है 15 से 20 शब्दों में यहाँ इनका उल्लेख कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये निर्देशन के जो घटक या तकनीकें हैं वो पूर्ण हुई। अगला प्रश्न लेते हैं संगठन की प्रक्रिया। ये भी पूछे जाने योग्य प्रश्न है कि संगठन की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप शामिल होते हैं। तो संगठन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि संगठन जो है संबंधों के निर्धारण की एक प्रक्रिया है, अर्थात कौन अधिकारी होगा, कौन अधीनस्थ होगा, यह संगठन की प्रक्रिया में तय किया जाता है। तो क्या क्या संगठन की प्रक्रिया के 3 स्टेप हैं, बड़े ही सिंपल हैं। आप देखें, अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को सबसे पहले तो कार्य सौंपा जाता है। कार्य किस बेस पे सौंपा जाता है? उनकी योग्यता और रुचि के आधार पर, यानी अधीनस्थों की क्या योग्यता है, क्या उनकी रुचि है, उस आधार पर अधिकारी उनको कार्य सौंप देता है। कार्य सौंपने के बाद दूसरा काम करेगा कि अधिकारी उनको पर्याप्त प्राधिकार या सत्ता सौंपता है। उस कार्य को करने से संबंधित निर्णय लेने, आदेश देने की जो सत्ता होती है वो उनको सौंपी जाती है। उसके उपरांत तीसरा पॉइंट रहेगा कि अधीनस्थों का उत्तरदायित्व तय किया जाता है। यानी उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वह अपने कार्यों को सर्वोत्तम योग्यता से करें और साथ ही साथ परिणामों के प्रति जवाबदेह हो जाए। यानी संगठन में एक अधिकारी ए द्वारा बी को कार्य सौंपा जाएगा, कार्य के साथ साथ उसकी सत्ता सौंपी जाएगी कि उस काम से संबंधित वो निर्णय ले सके, उस काम से संबंधित आदेश निर्देश जारी कर सके। इसके बाद उसका बी का उत्तरदायित्व क्या होगा यह तय किया जाएगा। उत्तरदायित्व इन द सेंस कि उसका वो अपने काम को सबसे अच्छी योग्यता से करे, ये उत्तरदायित्व का अर्थ है। साथ ही साथ वो उच्च अधिकारी के प्रति यानी बी जो है ए के प्रति अपने काम को लेके जवाबदेह हो, तो ये भी तय किया जाएगा। इसके उपरांत अगला पॉइंट जो है हम लेते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है,
संगठन की हमने प्रक्रिया देखी। अब हम नियंत्रण की प्रक्रिया देखते हैं। नियंत्रण का हम अर्थ समझ चुके हैं कि पहले प्रमाप तय किए जाते हैं और प्रमापों से वास्तविक निष्पादन की तुलना की जाती है। उसके उपरांत जो है उन विचलनों को ज्ञात करके विचलन दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी नियंत्रण की यही प्रक्रिया रहने वाली है कि लक्ष्यों और प्रमापों का निर्धारण। सबसे पहला काम है कि आपको क्या अचीव करना है, उससे संबंधित आप स्टैंडर्ड्स तय कर लें, पैमाने तय कर लें। और प्रमाप और लक्ष्य के बारे में कहा है कि ये स्पष्ट और व्यवहारिक होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि क्या प्राप्त किया जाना है, ये अधीनस्थों को स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा ये प्रैक्टिकल या वाइबल होने चाहिए। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि ऐसे प्रमाप या लक्ष्य होने चाहिए जो वास्तव में प्राप्त हो सकते हैं, कहीं ऐसे लक्ष्य तय न कर दें जो प्राप्ति नहीं किए जा सकते हैं। तो ये एक चीज़ हुई। दूसरा है वास्तविक निष्पादन का फिर मूल्यांकन करके प्रमापों से विचलन की मात्रा ज्ञात करना। वास्तविक निष्पादन कितना किया जा रहा है ये मूल्यांकन किया जाता है। उसके उपरांत ये देखा जाता है कि वास्तविक निष्पादन प्रमापों के मुकाबले कितना अधिक या कम है। तो फिर हमें ज्ञात होंगे विचलन, यानी प्रमाप और निष्पादन की जब हम तुलना करेंगे तो हमें अंतर ज्ञात होंगे, जिनको हम विचलन कहते हैं। अब विचलन को सामान्य विचलन है तो उसको तो इग्नोर कर दिया जाता है, नज़रअंदाज करके केवल अपवादों पर ध्यान देना चाहिए। यानी जो अपवादजनक परिस्थितियां बनती है उनको ही ध्यान में रखना चाहिए। बाकी जो सामान्य ने जो विचलन आ रहे हैं उनको दूर करना चाहिए। फिर विचलन के कारणों को ज्ञात करना, अर्थात समस्या कहाँ पर है, विचलन क्यों आ रहे हैं, ये कारण खोजना जरूरी है। उसके उपरांत सुधारात्मक कार्यवाही करना, यानी नियंत्रण प्रक्रिया का ये सार है कि आप जो है विचलन जो आ रहे हैं उनके कारणों को आप दूर करें, और इसी को हम कहते हैं सुधारात्मक कार्रवाई, ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्तियों को रोका जा सके। तो यह आपका महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ कि नियंत्रण की प्रक्रिया क्या है, प्रमापों के निर्धारण से लेके सुधारात्मक कार्रवाई करने तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न प्रबंध में पूछा जाता है आरएस मेंस में, वो है नियोजन के तत्व, घटक या तकनीकें। नियोजन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको नियोजन की तकनीकें, जैसे निर्देशन के जैसे हमने 5 कंपोनेंट्स देखे, उसी प्रकार नियोजन के भी कुछ घटक या तकनीकें हैं जिनको हमें देखना चाहिए। तो ये कौन कौन से घटक या तकनीकें हैं जो नियोजन से संबंधित हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? नियोजन के उद्देश्य हमें देखने हैं कि उद्देश्य यानी वो केंद्र बिंदु या अंतिम बिंदु है जिनकी प्राप्ति के लिए संगठन की समस्त गतिविधियां संचालित की जाती है। यानी संगठन में जो भी कार्य होते हैं वो किनकी प्राप्ति के लिए होते हैं? उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए उद्देश्य नियोजन या प्लानिंग के सबसे महत्वपूर्ण या केंद्र बिंदु है। उसके बाद है नीतियाँ। नीतियों को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिसीज। नीतियाँ सामान्य विवरण होती है। निर्देशन में जब कर्मचारी निर्णयन जब कर्मचारी करते हैं तो उनको मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो एक जनरल जो सभी पे लागू होती है वो नीतियाँ हैं, ठीक है। नीतियों के उलट आता है नियम। नियम किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष कार्य पे लागू होता है। तो विशिष्ट परिस्थिति में विशेष कार्य पे लागू होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उससे संबंधित निर्देश देता है। तो नीतियाँ और नियम में कुछ अंतर है। नीतियाँ और नियम में क्या अंतर है कि नियम संकुचित होते हैं, एक विशेष पे लागू होते हैं, जबकि नीतियाँ विस्तृत होती है, ये सामान्य हर चीज़ पे लागू होती है। नियमों का अक्षरश पालन करना अनिवार्य होता है, लेकिन नीतियों का आप स्व विवेक से प्रयोग कर सकते हैं। यानी वहाँ पर आप अपना विवेक भी लगा सकते हैं कि इसमें किस तरह किया जाना चाहिए। नियम का पालन न करने पर किसी को सजा का प्रावधान भी होता है, लेकिन नीति का पालन न करने पर कोई सजा या दंड का प्रावधान नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम
आगे कुछ और इससे संबंधित टर्म लेते हैं। ये 4 5 5 और ये 5 6 और जो है इसके कंपोनेंट है। तो आइए देखते हैं पद्धतियाँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीजर्स, यानी किसी काम को करने के दौरान संपादित की जाने वाली क्रियाओं के लिए विस्तृत मार्गदर्शन का समूह। पद्धतियाँ है कि किसी काम को जब आप करते हैं तो उस दौरान उस काम के अंदर ही बहुत सी आप जो है क्रियाएं करते हैं। एक काम को करने के लिए बहुत सी क्रियाएं करते हैं, तो उनके लिए जो मार्गदर्शन होता है उसको पद्धति कहते हैं। ठीक है। इसके बाद विधियां देखिए। विधियां जो है, पद्धतियों में आप बहुत से कार्य या क्रियाओं की श्रृंखला होती है पद्धतियां, उनमें से प्रत्येक कार्य को करने का एक तरीका। तो बिल्कुल सिंपल है। जहाँ पद्धति है, पद्धति में बहुत सी गतिविधियां या क्रियाएं हैं। ठीक है। उन क्रियाओं यानी एक्टिविटीज़ में से हर एक एक्टिविटी को कैसे किया जाता है उसका तरीका बताता है, हमको विधियों से पता चलता है। उसके बाद कार्यक्रम। उद्देश्य प्राप्ति के लिए आप बहुत से कामों को करते हैं। उन कामों का क्रम यानी प्राथमिकता के क्रम में उन पदों को व्यवस्थित करना, यानी कौन सा काम पहले कौन सा काम बाद में किया जाएगा, ये बताता है आपको कार्यक्रम। उसके उपरांत आता है बजट। बजट का सिंपल अर्थ है कि आंकड़ों में प्रस्तुतिकरण। भविष्य में जो भी आप कुछ करेंगे उसको पहले से ही आंकड़ों में पेश करना कहलाता है बजट। तो भावी परिणामों का आंकड़ों में प्रस्तुतिकरण। उसके उपरांत आती है योजना। योजना नियोजन का रिजल्ट है, ये हम समझते हैं। नियोजन करने के बाद एक जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको योजना या रूपरेखा कहते हैं। और उसमें यह होता है कि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। एक होती है व्यू रचना, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो होती है प्रतियोगी यानी जो कंपिटिटर्स है किसी संगठन के, उनको ध्यान में रखकर कोई योजना यदि बनाई जाती है तो उसको कहते हैं व्यू रचना। तो इस प्रकार से ये नियोजन के विभिन्न कंपोनेंट्स हमने इस वीडियो में देखे। नियोजन के बहुत सारे कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं, किस प्रकार से बड़े ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप कृपया इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप न भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। यदि आपको ये जो मैं इस वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में जो मैं प्रशासन प्रबंधन से संबंधित जो तैयारी करवा रहा हूँ उसका यदि आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें और आपको मैं PDF इसका सेंड कर दूँगा। 9887183237 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा तो मैं आपको जो है आपके इससे संबंधित PDF आपको सेंड कर दूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।